तो कहानी के शुरू में हम एक बड़ी सी शिप को जलता हुआ देखते हैं जिसमें काफी ज्यादा आग लगी हुई थी। उसी शिप के पास से एक छोटी कश्ती गुजरती है जिसमें 4 लोग बैठे कहीं पर जा रहे थे। उनके पास कुछ सामान भी था, पर तभी अचानक से उनकी कश्ती पानी में किसी चीज से टकरा जाती है और चलते चलते रुक गई थी। अब उन चारों में से एक आदमी पानी में नीचे की तरफ देखता है, पर अचानक से उस समंदर से बहुत ही खौफनाक हाथ निकलता है जो उस आदमी को खींचकर अपने साथ ले गया था और उन लोगों का सामान भी पानी में गिर जाता है। अब आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था कोई भी नहीं जानता। आगे कहानी में हमें एंटोनियो नाम का एक आइलैंड दिखाया जाता है जिधर वहाँ के लाइट हाउस में एक लड़की बैठी सबको ये बता रही थी कि हमारे फोर फादर्स यानी कि हमारे बुजुर्गों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज ये शहर बसा हुआ है और बहुत अमीर भी है, जिनमें से एक तो मेरे दादा के दादा थे। अब ये लड़की जो लाइट हाउस में बैठी रेडियो पर सब कुछ बता रही थी, इसका नाम स्टीव था। आगे हम उन बुजुर्गों के स्टैचू मूर्तियों को देखते हैं और ये आइलैंड भी इन्हीं बुजुर्गों की नस्लों से चल रहा था, यानी कि इनके बच्चे यहाँ पर आबाद थे। कहानी में आगे हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों और एक दोस्त के साथ समंदर में मछलियाँ पकड़ने गया हुआ था। अचानक से उनकी बोट कश्ती का एंकर नीचे गिरकर फंस जाता है। वो एक पोटली में फंस गया था और ये वही सामान था जो हमने कहानी के शुरू में उन 4 आदमियों के पास देखा था जो पानी में गिर गया था और शायद कई सालों से वहीं पर था। अब उनकी बोट का एंकर ऊपर की तरफ आ तो गया था, पर उसकी वजह से वो पोटली खुल जाती है और उसमें से सारा सामान बाहर आ गया था, जिसमें एक बहुत ही पुराना कंगा और एक घड़ी थी। निक अब अपनी बोट का क्लच लेने जा रहा था जो वहाँ पर फंसने की वजह से टूट गया था। जहाँ पर वही रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। ये निक की काफी पुरानी दोस्त थी। निक उसे ऐसे देखकर काफी खुश था। वो एलिजाबेथ से पूरे 6 महीने बाद मिल रहा था। अब निक उसे भी अपने साथ लेकर क्लच लेने चला जाता है। जब वो दुकान पर जाता है तो पीछे एलिजाबेथ के पास एक बूढ़ा आदमी आया था जो उसे एक घड़ी दिखाता है। ये वही घड़ी थी जो उस पोटली से बाहर आई थी और इस बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे मिली थी। एलिजाबेथ जब उस घड़ी को हाथ लगाने लगती है तो वो बूढ़ा आदमी उससे ये कहता है, नहीं तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि ऐसा करने से बहुत कुछ बदल जाएगा। मगर फिर भी एलिजाबेथ उस घड़ी को हाथ में ले लेती है, जिससे ऐसा करने से वो घड़ी जो कई सालों से बंद थी वो चलने लगी थी। वो उस घड़ी पर एक तराजू के निशान को भी देखती है। तभी वहाँ पर निक भी अपना काम खत्म करके वापिस आ जाता है। उसे देखकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया था। ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें स्टीव को दिखाया जाता है जिसको उसके दोस्त का फोन आया था। वो भी इसी की तरह लाइट हाउस में काम किया करता था। वो स्टीव को बताता है कि मैंने अभी रडार में ये देखा है कि एक बहुत ही गहरी फोग धुंध कोहरा हमारे आइलैंड की तरफ आ रहा है, जिसे सुनकर स्टीव काफी हैरान थी। उधर निक भी एलिजाबेथ को लेकर उसके घर जा रहा था। तभी अचानक से कोई चीज उनकी गाड़ी से आकर टकराती है जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी उधर उनके पास एक फादर आए थे जो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, खून के बदले खून होगा। वो दोनों उनकी ये बातें सुनकर अब ज्यादा डर गए थे। एलिजाबेथ भी अपने मॉम के घर आ जाती है। उसे देखकर पहले तो उसकी मॉम काफी खुश थी, पर बाद में वो उससे ये कहती है कि आने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये सुनकर एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया था। वो अपनी मॉम का घर छोड़कर बाहर आ जाती है जहाँ पर अभी भी निक खड़ा था। वो जब उसको ऐसे देखता है तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसकी मॉम की इसके साथ लड़ाई हुई है, इसीलिए वो एलिजाबेथ को लेकर अपने घर आ गया था। रात को ये दोनों सो रहे थे तो अचानक से एलिजाबेथ डरकर उठ जाती है। उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया था जिसमें वो खुद को पानी में डूबते हुए देखती है और कुछ लोगों को जलता हुआ। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सपने एलिजाबेथ को हमेशा आया करते थे। अब वो उठकर अपने कंप्यूटर पर उसी निशान के बारे में सर्च करती है जो उसने घड़ी पर बना हुआ देखा था, एक तराजू का निशान, क्योंकि वो अब उसके सपनों में भी आने लगा था। तभी उसका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है। उसके ऊपर छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। एलिजाबेथ जब ऊपर देखती है तो उसे भीगे हुए पाँव के निशान नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे छत पर कोई उल्टा चला हो। ये उन निशानों का पीछा करती बाहर आ गई थी जहाँ पर बहुत सारी फोग थी। उस फोग ने एलिजाबेथ को चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक पीछे से निक भी आ जाता है जो उसे दोबारा से घर के अंदर ले गया था। दूसरी तरफ हम निक के दोस्तों को देखते हैं जो उसकी बोट लेकर समंदर में अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। उधर भी उनकी बोट के चारों तरफ फोग आ जाती है। निक का दोस्त मदद के लिए राब्ता करता है, पर बहुत ज्यादा धुंध और ठंड की वजह से किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। अब तभी उनकी बोट की सब चीजों में धमाके होने लगते हैं। निक का दूसरा दोस्त जब इंजन को चेक करने जाता
है तो बाहर वो आकर देखता है कि एक बहुत बड़ा शिप है जिसमें कुछ लोग भी हैं। ये उसी शिप को दिखाने अपने दोस्त को बुलाता है, पर जब वो उधर आया था तो उधर कोई भी नहीं था। तभी कोई चीज आकर उनकी बोट पर हमला कर देती है, जिस वजह से उनके साथ जो 2 लड़कियां थी उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद एक चाकू आकर निक के दोस्त की आंख में लग गया था, जिससे वो भी बेचारा मौके पर ही मर जाता है। क्या चीज थी जो सबको नुकसान पहुंचा रही थी? कोई स्पिरिट, आत्मा, कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन निक को उसके अंकल की कॉल आती है। वो उसको बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त कल रात से घर पर नहीं आया। मतलब ये उसके दोस्त के डैड थे। वो तुम्हारी बोट को लेकर दोस्त के साथ पार्टी करने गया था। ये सुनकर निक अब एलिजाबेथ को लेकर एक कश्ती में अपने दोस्त को ढूंढने जाता है, जिधर उन्हें समंदर में उनकी बोट तो मिल गई थी, पर जब वो उसके अंदर जाकर देखते हैं बोट की हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर दोनों को ये बात तो पता चल गई थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। जब ये बोट को देखते हैं तो निक को अपने एक दोस्त की लाश मिल गई थी, और साथ ही समंदर में नेट के अंदर उन 2 लड़कियों की लाशों को भी देखता है। एलिजाबेथ जब थोड़ा और बोट को चेक करती है तो उधर निक का दूसरा दोस्त मिलता है जो फ्रिज में बैठा था। दरअसल ये रात होने वाले हादसे से डरकर यहाँ पर छुपा हुआ था। निक का दोस्त उसको बताता है कि बहुत ही गहरी फोग ने हमारी बोट को चारों तरफ से घेर लिया था। हमारे एक दोस्त और 2 लड़कियों को भी उसी ने मारा है। यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब निक को बोट से एक कैमरा भी मिला था, जिसको वो लेकर एलिजाबेथ को दे देता है और उसे उसको संभालने का कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि शायद हमें इस कैमरे से कुछ पता चल जाए कल रात आखिर किस चीज ने हमारी बोट पर हमला किया था। क्या पता इसमें कुछ रिकॉर्ड हो। अब एलिजाबेथ निक की बोट हाउस में बैठकर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देख रही थी, जिसे देखकर उसे ये पता चलता है कि उनका दोस्त सच कह रहा था। उन पर रात किसी फोग ने ही हमला किया था। उसी फोग ने उन सबकी जान ली है। अब ये सब बताने एलिजाबेथ निक के पास जा रही थी, पर जाते हुए उसका पाँव फिसल जाता है और वो पानी में गिर गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई चाहता ही नहीं है वो सब निक को बताए। उसके साथ वो कैमरा भी गिर जाता है। एलिजाबेथ खुद को बचाती है और एक दीवार का सहारा लेकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी उसे वहाँ से एक बहुत ही पुरानी किताब मिली थी, जिसे लेकर अब वो एक फादर के पास जाती है। ये वही फादर थे जो इनको पहले मिले थे, जिन्होंने ये कहा था कि खून के बदले खून होगा। एलिजाबेथ फादर के पास इसलिए आई थी क्योंकि इस किताब को इस फादर के डैड ने लिखा था, पर फादर इस किताब के बारे में एलिजाबेथ को बताने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ वरना कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। एलिजाबेथ को फादर की बातें बहुत अजीब लगती हैं, इसलिए वो अब इस किताब को लेकर निक के पास जाती है। ये दोनों मिलकर उस किताब को पढ़ते हैं, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि उनके बुजुर्गों ने बहुत से मासूम लोगों की जानों को लेकर इस शहर को बसाया था। दरअसल एक आइलैंड था जिसको कारोबार के लिए बहुत बड़ा आइलैंड माना जाता था, जहाँ के लोग बहुत ही अमीर और पैसे वाले थे, पर एक बीमारी के फैलने की वजह से वो आइलैंड बर्बाद हो गया। अब उधर बस कुछ ही लोग बचे थे। वो अपनी शिप को लेकर एंटोनियो यानी कि जिस आइलैंड पर अब ये रह रहे थे इसी की तरफ रवाना हुए। उस शिप का जो लीडर था वो इस आइलैंड के लोगों से जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि वो अपने बचे हुए लोगों को यहाँ पर आराम से लेकर रह सके। पर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उस लीडर को धोखा दिया। उन्होंने उसकी सारी धन दौलत को लूट लिया और उसके शिप में जितने भी लोग थे सबको बंद करके आग लगा दी। और यही वो सीन था जो हमने कहानी के शुरू में शिप को जलते हुए देखा था। उसी शिप में जलने वाले लोगों की आत्माएं अब यहाँ पर वापस आ गई हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों से बदला लेना चाहती हैं। इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं। जब वो लाइट हाउस में थी वहाँ पर उस कमरे में आग लग जाती है, जिसको इसका बेटा समंदर के किनारे से लाया था। स्टीव उस आग को बुझाती है, तभी दीवार पर उसी तराजू का निशान बन गया था जो घड़ी और कंघे पर था। अब ये अपने बेटे को कॉल करती है और ये कहती है कि आयदा तुम समंदर से कोई भी चीज उठाकर घर पर नहीं लाओगे। उधर हॉस्पिटल में निक अपने दोस्त के पास था, तभी उधर ही एलिजाबेथ मुर्दा खाने में जाती है, जहाँ पर निक के बाकी के दोस्त थे जो मर चुके थे। उनमें से एक दोस्त जिंदा हो जाता है और पीछे से एलिजाबेथ को पकड़ लिया था। जब वो शोर करती है तो वो नीचे गिर गया था और दोबारा से मर जाता है। उधर समंदर के किनारे वही आदमी जिसके पास घड़ी थी, उसको वहाँ पर एक रस्सी दिखाई देती है। जब वो उसे अपनी तरफ खींचता है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फोक धुन को वो अपनी तरफ खींच रहा हो। यहीं पर स्टीव का बेटा भी था जो ये सब खड़ा देख रहा था। तभी उनके पीछे वो फोग आना शुरू हो गई थी। स्टीव का बेटा भागकर अपने घर के अंदर आ जाता है और जल्दी से उसकी नानी ने दरवाजे को बंद कर लिया था। स्टीव का बेटा मतलब अपनी नानी के घर पर था, यानी कि उसकी मॉम के अब आइलैंड में चारों तरफ फोग फैल गई थी। स्टीव उसी वक्त बैठी अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी हर तरफ से लाइट भी बंद हो जाती है। स्टीव के दोस्त का सिर्फ लैपटॉप चल रहा था और अचानक से कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। स्टीव अपने दोस्त से बात कर रही
थी। वो उसे मना करती है कि वो दरवाजा न खोले, मगर वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया था, जहाँ पर फोग में एक आत्मा उसे जलाकर मार देती है। स्टीव ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और फौरन से अपने बेटे को कॉल करती है, जो अपनी नानी के घर पर था, पर मौसम की खराबी की वजह से वो कॉल नहीं लग रही थी। इसीलिए ये अब ऑन एयर आकर ये कहती है कि मौसम की खराबी की वजह से बहुत कुछ गलत हुआ है, और अपने दोस्त की मौत के बारे में भी बताती है, और साथ ही ये भी कहती है कि मेरा बेटा मुसीबत में है, प्लीज कोई है जो इस वक्त मेरी मदद कर सकता है। उसकी बातों को रेडियो पर निक ने सुन लिया था। वो जल्दी से अब एलिजाबेथ को लेता है और स्टीव के बेटे को ढूंढने निकल गया था। दूसरी तरफ हम इनके बुजुर्गों की मूर्तियों को देखते हैं, जिनको देखने बहुत से लोग आए थे। तभी पूरे शहर की लाइट भी चली गई थी। स्टीव भी अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है, मगर अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो गई थी। वहाँ पर बहुत सारी फोग फैल गई थी। उस फोग ने स्टीव की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी सामने से एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है, क्योंकि फोग की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी गाड़ी बल खाती हुई पानी में गिर गई थी। स्टीव पानी से निकलने की कोशिश करती है, मगर पानी में भी एक आत्मा आ गई थी, जो उसका पाँव पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है, मगर वो किसी न किसी तरह उस पानी से बाहर निकल गई थी। उधर स्टीव की मॉम जो घर में थी, उसकी मॉम को भी एक आत्मा ने जला दिया था। उसका बेटा जब अपनी नानी को ऐसे देखता है तो खुद को उसने कमरे में बंद कर लिया था, पर फोग के अंदर जो आत्मा थी वो उसके कमरे में भी आ गई थी और स्टीव के बेटे को मारने वाली थी। लेकिन तभी उधर निक आ जाता है, जिसने स्टीव के बेटे को बचा लिया था। वो उसको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर उनका भी कुछ ना दिखने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। ये भी पैदल अब आगे बढ़ते हैं। स्टीव भी उन तक पहुँच गई थी। ये सब मिलकर अब एंटोनियो हॉल के पास जाते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ की मॉम और बाकी सब लोग थे। ये सब मिलकर दरवाजों को बंद कर देते हैं। तभी अंदर एक लाश आकर गिरती है, जो निक के दोस्त के डैड की थी। जिसके बाद फोग में आत्मा भी अंदर आ गई थी, जिसने सबसे पहले एलिजाबेथ की मॉम को मारा था, क्योंकि वो उन्हीं में से एक आदमी की बेटी थी जिन्होंने उस लीडर के साथ गलत किया था। फिर वो आत्मा फादर को मारती है। दरअसल ये उसी लीडर की आत्मा थी जिसके साथ यहाँ के लोगों ने गद्दारी की थी। वो आत्मा यहाँ के मेयर को लेकर कब्रिस्तान में आ जाती है। वो आत्मा मेयर को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देती है। ये वही कागजात थे जो लीडर ने इन्हें पहले दिए थे। जिसके बाद लीडर की आत्मा उसे भी आग लगाकर मार देती है। इन सबको निक और एलिजाबेथ वहीं पर चुपके से खड़े देख रहे थे। जिसके बाद एलिजाबेथ उस लीडर के पास जाती है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो एलिजाबेथ भी आत्मा में बदल गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल एलिजाबेथ लीडर की बीवी का दूसरा जन्म थी, और इसीलिए उसे ऐसे सपने आया करते थे। जो शिप उसने जलता हुआ देखा और तराजू का निशान, साथ ही वो घड़ी जो उसके हाथ में आते ही चलने लगी थी, इन सब चीजों को निक भी खड़ा देख रहा था। और देखते ही देखते सब कुछ गायब हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीव अपने बेटे के साथ बैठी लाइट हाउस में रेडियो पर बात कर रही थी। वो सबको बता रही थी कि कल क्या हुआ था और ये सब कुछ क्यों हुआ कोई भी नहीं जानता, पर हाँ, सब अपनी गलतियों की वजह से मारे गए और हर चीज अपना बदला लेने वापस जरूर आती है। यानी कि खतरा अभी टला नहीं था। निक भी उस किताब को समंदर में फेंक देता है जो एलिजाबेथ को मिली थी, इसी कोशिश में कि शायद अब ये मौत वाली फोग दोबारा इनके शहर में नहीं आएगी। और इसी के साथ ही खतरनाक फोग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।